नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे दोस्तों, वो किसी भी चुनाव में जो फैक्टर्स काम करते हैं उस विषय पर बात करने वाले हैं, उस विषय पर समीक्षा और विश्लेषण करने वाले हैं। आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक चीज़ की बारीकियां आपको बताएंगे। ऐसे कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो मात्र एक अकेला फैक्टर विधायक बना भी सकता है और किसी को विधायक की कुर्सी से उतार भी सकता है। तो ऐसे फैक्टरों के बारे में बताएंगे और प्रमुख कौन से 5 टॉप फैक्टर्स भादरा में हैं जो इतना दमखम रखते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन फैक्टरों पर से पार पाने के लिए नेतागण दोस्तों भरसक प्रयास करते हैं और बहुत से नेतागण तो कई बार फैक्टरों को समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फैक्टर कितना बड़ा नुकसान उनको कर रहा है दोस्तों। और यही है भादरा क्षेत्र की राजनीतिक जटिलताएं, भादरा क्षेत्र की अनोखी वो राजनीति जो प्रदेश की राजनीति से भी अलग है। और नौर भादरा राजगढ़ तारानगर में क्या दोस्तों अलग जटिलता है भादरा विधानसभा की राजनीति में। हम सारे विषय पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, एक एक फैक्टर की बात करेंगे। लगभग आपको 18 के करीब फैक्टर के बारे में बताएंगे जो भादरा क्षेत्र में प्रभावी होते हैं दोस्तों। तारानगर जैसे क्षेत्र है, 2 या 3 फैक्टर से दोस्तों पूरा चुनाव संपन्न हो जाता है। ऐसे में भादरा क्षेत्र में लगभग 18 फैक्टर्स काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स इन विधानसभाओं में है नहीं, ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं लेकिन कारगर नहीं होते, प्रभावी नहीं होते। भादरा की जनता जो है और भादरा की पब्लिक जिस प्रकार से सोचती है और यहाँ की जो राजनीतिक के हथकंडे होते हैं, जिस प्रकार से विपक्षी चुनावी कैंपेन चलाते हैं दोस्तों, उस कैंपेन का भी हिस्सा होते हैं कई फैक्टर। हम विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं जल्दी से आपको भादरा क्षेत्र की कुछ आसपास की खबरें बता देता हूं। और दोस्तों आज सिरसा बाईपास पर एक और चौक का शिलान्यास हुआ, दक्ष प्रजापति चौक, जो कि आपको याद होगा कई महीने पहले रातों रात इसको बना दिया गया था सिरसा बाईपास पर, जो कि सुबह प्रशासन ने पुलिस बल के साथ इस चौक को हटा दिया था। लेकिन अब विधायक बलवान पूनिया ने किया है इसका शिलान्यास। ये भी चौक अब जल्द बनेगा। और कल एक चौक का उद्घाटन शिलान्यास किया था विधायक बलवान पूनिया ने, मोती प्लेस के पास महाराजा सूरजमल जी का चौक। तो कुल मिला के चौक पॉलिटिक्स बड़ी यौवन पर चल रही है भादरा में। गांव में भी चौक बने हैं दोस्तों और अभी भी हो सकता है कई और चौक भी आपको देखने को मिल जाए। जहां जहां जगह खाली मिलेगी वहां चौक आपको नज़र आएंगे। और ये चुनाव की भी एक कवायद है दोस्तों, वरना क्या कारण है कि दक्ष प्रजापति चौक को कई महीने पहले हटा दिया गया था और अब उसको विधिवत रूप से बनाया गया। हो सकता है उसकी विधिवत कहीं मंजूरी और कहीं फाइलें आगे चलाने में उसमें विलम्ब हुआ हो, लेकिन इसको जनता जो नज़र से देखेगी वो दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव की नज़र से ही देखेगी, क्योंकि चुनाव 2023 के अभी हमारे सामने है दिसंबर महीने में। और ऐसे में धड़ाधड़ ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्य कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का भी एक स्टंट होती है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें बिरानी धरना की, तो 26 दिनों से लगातार ये धरना चल रहा है दोस्तों। सिंचाई पानी को लेकर, चकबंदी, मुरबाबंदी आदि को लेकर भी गाँव में जो पानी नहीं है दोस्तों, पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है, टेलों के किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बड़ी भारी चिंता का सबब है। और ऐसे में दोस्तों वर्तमान में अगर देखें तो पहले तो बहुत बरसात भी हुई थी, अब काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई। ग्वार की फसल हो, मूंग मोट की फसल हो, इन फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं आपको बताऊं ऐसे में दोस्तों लगातार पटवारियों की, कानून गो संघ की ये हड़ताल भी चल रही है दोस्तों। और पटवारियों की हड़ताल होने से दोस्तों गिरदावरी कौन करेगा फसलों की, खेतों की, किसानों की। तो ऐसे में बड़ी भारी समस्याएं हैं। फसल बीमा क्लेम बुरी तरह से प्रभावित है। क्या करे किसान दोस्तों, किसान दुविधा में है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं उनकी।
चाहे वो ग्वार की फसल हो, मूंग की फसल हो, मोट की फसल हो, सारी की सारी फसलों में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जो फसलें 20-30 दिन पहले, 1 महीने करीब पहले आपको लहराती हुई बम्पर फसल की रूप में जो दिखाई दे रही थी, वो फसलें एक अंतिम पानी की कमी के चलते दोस्तों बर्बाद हो चुकी हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज ज्ञापन दिया बजरंग सहारण ने अनेक किसानों के साथ उपखंड कार्यालय में सिंचाई मंत्री के नाम, और उस ज्ञापन में साफ साफ ये मांगे लिखी गई, फसल बीमा को लेकर भी है, क्रॉप कटिंग को लेकर भी, गिरदावरी को लेकर भी, चकबंदी, मुरबाबंदी आदि अनेक मांगे लिखते हुए यहाँ ज्ञापन दिया गया बजरंग सहारण द्वारा, और जल्द इसके समस्या की समाधान की भी मांग की है। और साथ ही चेतावनी भी दे रखी है प्रशासन को, उसका भी जिक्र किया, जो कि सोमवार को 11 सितंबर को दोस्तों महापंचायत बुलाई गई है बिरानी गांव में धरना स्थल पर किसानों की, और उस महापंचायत में डिसीजन होगा, किसान बैठकर डिसीजन लेंगे कि आगे अब किसानों को क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, आंदोलन को लंबा करना है, भूख हड़ताल में बदलना है, चक्का जाम में बदलना है, क्या करना है, इसका फैसला सोमवार को होगा दोस्तों, जब किसानों की महापंचायत होगी। तो बजरंग सहारण के समर्थन में आज किसान आए थे, और हमने भी एक उनसे वार्ता भी की दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में वो पटवार संघ का और एक प्रकार से कानून गो संघ का आदि का जो धरना चल रहा है तहसील परिसर में, भादरा तहसील परिसर में, उस धरना प्रदर्शन पर जाकर बैठे उनको भी आश्वासन दिया कि हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि जब तक पटवारियों की मांगे, ये कोई वित्तीय मांगे नहीं है दोस्तों, अनेक अलग अलग प्रकार की पेचीदगियाँ हमने पटवारियों से भी बात की, अनेक जिलाध्यक्ष भी था कानून गो संघ का, उनसे भी हमने बात की विनोद गोदारा के साथ, क्लियर स्पष्ट रूप में कहा दोस्तों, और सीधे सीधे राजस्थान सरकार को चेतावनी भी दी कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम सरकार की जड़ें हिला देंगे, नींव हिला देंगे दोस्तों। ऐसी भी चेतावनी दी। ऐसे वीडियोस भी हमने अपने फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर डाले हैं दोस्तों, देखिएगा आप ज़रूर। उसमें खास वार्ता है बजरंग सहारण के साथ भी, विनोद गोदारा के साथ भी। तो इस प्रकार की मांगे हैं और लगातार किसान आंदोलित हैं दोस्तों। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है दोस्तों, और आज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, और अभी जब समाचार हम कह रहे हैं तो बाइडन के पहुंचने की भी सूचना थी, बाइडन भी संभवतः पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा अनेकों देशों के दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे, और भारत को ये बहुत इसमें फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। भारत ये 18वां शिखर सम्मेलन है, और भारत पहले किसी शिखर सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है, तो इसमें ज़रूर भारत का मान भी बढ़ने वाला है और भारत की ताकत भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्षेत्र में माफ़ी मांगने वालों का, सोशल मीडिया पर दोस्तों लगातार चर्चाएं चलती रहती है। पहले कुछ ना कुछ सोशल चैनलों पर, विभिन्न साइटों पर वो कह देते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, और उसके बाद में जब पश्चाताप होता है, जब उनका रिएक्शन होता है, लोगों में प्रतिक्रियाएं आती है कड़ी, उसके बाद में फिर माफ़ी मांगी जाती है दोस्तों। इस कड़ी में अगर बात करें तो आपको याद होगा शंकर भाकर ने भी माफ़ी मांगी थी, दारा सिंह सोनी ने भी माफ़ी मांगी थी, और अमीलाल मूड ने भी जब कुछ पीछे किसानों को राक्षस आदि कह दिया था तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी। और आज एक नया वीडियो आया दोस्तों नथुराम गिल का, उन्होंने भी दोस्तों धर्म के बारे में अनेक ऐसी टिप्पणियाँ की थी, RSS के बारे में आदि, तो उन्होंने भी आज माफ़ी मांगी। तो ये एक प्रकार से ट्रेंड ही चल पड़ा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आवश्यकता है सोशल मीडिया पर सोच समझ कर कमेंट करने की, बोलने की। कुछ भी लिखने से पहले आपको सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप क्या लिख रहे हैं। कई बार आपके खिलाफ कोई टिप्पणी आती है और उस टिप्पणी पर भावुकता बस आप उसी समय कुछ लिखने को तत्पर हो जाते हैं। आप कुछ क्षण सोचिए, जो टिप्पणी आई है उसका आपको कैसे जवाब देना है। अगर कुछ देर आप रुक गए, आपने सोच लिया, तो आप उसका निश्चित रूप से सही और स्पष्ट बढ़िया शब्दों में आप इसका जवाब देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों जो ये वायरलें होती है, इस प्रकार के वीडियोस वायरल होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैसेज भी समाज को
गलत देते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे उसी विषय पर जिस विषय को लेकर हमने आज आपको बताया, समीक्षा कर रहे हैं, कैसे विधायक बनते हैं, कैसे विधायक धराशायी हो जाते हैं चुनाव में। दोस्तों इस विषय पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। लगभग 18 ऐसे फैक्टर्स बताएंगे, उनमें प्रमुख समस्याएं भी एक प्रकार से फैक्टर का रूप ले लेती है, तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों एक ऐसे फैक्टर से जो फैक्टर बहुत ताकतवर फैक्टर है। दोस्तों हम बात करते हैं नए चेहरे के फैक्टर से शुरुआत करते हैं। नया चेहरा अपने आप में भादरा विधानसभा में नहीं दोस्तों, बहुत से अनेक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन भादरा विधानसभा में हर बार परिवर्तन पसंद जनता है और नया चेहरा जो है उसको हाथों हाथ लेती है ये जनता। और जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो उसी को हम नया चेहरा मान सकते हैं। और दोस्तों नए चेहरे में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 3 4 5 चीज़ें मैं आपको बताऊं तो चेहरा इफ़ेक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया चेहरा हो और वो आ गया और उसका फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, वो ऐसा नहीं है। चेहरा इफेक्टिव हो और जाट वर्ग से हो वो नेता, और अच्छा वक्ता भी हो, साधन संपन्न भी हो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव बनाने के लिए साधन संपन्न होना भी बहुत ज़रूरी है और क्षमताओं से भरपूर हो। लेकिन बेशक ज़रूरी नहीं है वो राजनीतिक परिवार से हो, ये यहाँ कतई आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने जो 4 चीज़ें आपको प्रमुख रूप से बताई, चेहरा इफेक्टिव हो, जाट वर्ग से हो, क्योंकि यहाँ गैर जाट के लिए बहुत कम संभावनाएं हैं दोस्तों, इसलिए हम ये शब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि गैर जाट युवा भी तरक्की नहीं की, आगे नहीं बढ़े, अशोक सैनिक के रूप में आगे बढ़े हैं, प्रदेश की राजनीति में भी गए हैं, लेकिन विधायक का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं कई कसौटियां हैं, उसके ऊपर खरा उतरना होता है। और अभी ये कसौटी यहाँ बनकर चरितार्थ नहीं हुई है, इसलिए हम ये कह रहे हैं अच्छा वक्ता भी हो। तो ये जो नए चेहरे का फैक्टर है बड़ा प्रभावशाली है दोस्तों। अब बात करते हैं युवा चेहरे की। युवा की नया चेहरा तो कोई उम्र दराज भी हो सकता है, जैसे एसपी सिंह को हम ले, पूर्व जिला कलेक्टर, उम्र दराज है, 60 साल के करीब उनकी उम्र है, इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। तो ऐसे चेहरे को हम युवा चेहरा तो नहीं मान सकते, लेकिन नया चेहरा तो है। नए चेहरे का जितना प्रभाव होना चाहिए और जितना फैक्टर काम करना चाहिए वो इनके चेहरे में करेगा। लेकिन युवा चेहरा जैसे बजरंग सारण है, हम युवा मान सकते हैं, युवा चेहरा है। हेमंत पचार है, हम युवा मान सकते हैं, युवा चेहरा है। कार्तिक के डूडी है, हम मान सकते हैं युवा चेहरा है। और भी कई है, रवि बंसल है, और भी कई है, बहुत से नेतागण हैं। तो इन युवा चेहरों का जो फैक्टर्स है वो भी सर चढ़कर बोलता है दोस्तों। बजरंग सारण लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के हितों की बात भी कर रहे हैं। जो हेमंत पचार है भानगढ़ से दोस्तों, वो भी उन्होंने शानदार एक रैली सभा करके ये परिवर्तन यात्रा जो थी अलग से वीडियोस में अपनी छाप छोड़ी है। और मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं बजरंग सारण और हेमंत पचार ही सबसे आगे है युवा चेहरों में, जो इफ़ेक्टिव युवा चेहरे हैं। इनके लिए भी ये चीज़ें लागू होती है, उनका चेहरा इफ़ेक्टिव हो, मेहनत करने वाले हो, जाट वर्ग से हो, अच्छे वक्ता हो, साधन संपन्न हो, क्षमताओं से भरपूर हो, बेशक वो राजनीतिक परिवार से ना हो, ये यहाँ भी लागू होती है। तो युवा चेहरा ये भी अच्छा फैक्टर बनता है। दबंगता ये भी एक फैक्टर सिद्ध होता है दोस्तों, और इसने साबित भी किया है कहीं ना कहीं दबंग चेहरे के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश होती है किसी भी विधानसभा में, हमारे यहाँ अच्छी खासी होती है। बलवान पूनिया ने 4.5 पौने 5 साल अब जब राज किया है तो उनकी एक दबंगता देखी है क्षेत्र की जनताओं ने, और अब जाकर उसका फ़ायदा उनको थोड़ा सा ये मिला है कि एक यूथ ब्रिगेड टीम उनकी जुड़ रही है, उनके साथ युवा भी आ रहे हैं। बेशक युवाओं की इसमें महती भूमिका है, उनके भतीजे हो, उनके पुत्र हो, युवाओं की टीम जुड़ रही है। तो सबसे बड़ी टीम, बढ़िया टीम हम बलवान पूनिया की मान सकते हैं। तो इसका फ़ायदा इनको बहुत मिलता है, क्योंकि दबंगता का ही फायदा है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। दूसरा चेहरा है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा इसका
मिलता है वो है सुखदेव सिंह शेखावत। अगर दोस्तों कांग्रेस की टिकट लेकर भी आते हैं तो बहुत बड़ा धमाका एक प्रकार से राजनीतिक रूप से यहाँ कर जाते हैं, और वो उनकी दबंगता के चलते उनको SC/ST के बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ दिखाई देता है, उनके समर्थन में दिखाई देता है। ये दो नेता है जिनको कहीं ना कहीं दबंगता का फ़ायदा मिलता है, तो ये फैक्टर भी है। हर किसी को ये फैक्टर प्रभावित नहीं करता और फ़ायदा नहीं देता। अब बात करें युवा टीम की, तो हमने अभी बताया आपको युवा टीम दबंगता के चलते भी बन जाती है। सुखदेव सिंह शेखावत की इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो लगातार निरंतर इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं रही। हालांकि उनकी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में ज़बरदस्त टीम है और युवाओं की टीम है, लेकिन यहाँ क्षेत्र स्तर पर उनके पास जो टीम है वो उतनी कारगर दिखाई नहीं देती। टीम तो उनके पास है। तो युवा टीम चुनाव के समय बहुत कारगर साबित होती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनको सही उनको दिशा निर्देश मिले तो चर्चाओं में बने रहते हैं। हर आपकी मीटिंग हो, आपका कार्यक्रम हो, मैनेज करने के लिए युवा टीम बड़ी आवश्यक है। तो कुल मिला के युवा टीम का फ़ायदा है और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब बात करें टिकट, भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे वो टिकट माकपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, माकपा की ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर बलवान पुनिया इस टिकट को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं जैसी चर्चाएं कांग्रेस में आ जाते हैं, तो माकपा की टिकट से यहाँ कोई और दावेदार आकर बहुत ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश यहाँ नहीं है, क्योंकि माकपा का कोई यहाँ स्थायी वोट बैंक दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के टिकट यहाँ बड़ी प्रभावशाली साबित होती है और अपने आप में एक बड़ा फैक्टर्स है। जैसे संजीव बेनीवाल के लिए कि अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो बहुत ज़्यादा अंतर से वो आगे जा सकते हैं। वो टिकट नहीं मिली तब क्या होगा, वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको क्या दूसरा फ़ायदा मिल सकता है, उस फैक्टर की भी हम बात करेंगे। तो टिकट बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। और अगर बात करें तो टिकट से जो खुद के वोट बैंक है दोस्तों, खुद के किसी भी नेता का टिकट मिलने से उससे 2 गुने या 3 गुने तक ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। ये फ़ायदा टिकट का होता है। तो टिकट यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम फैक्टर की उसकी बात कर रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है दोस्तों, बेचारा, वो भादरा में ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप जाएंगे राजगढ़ में, तारानगर में, नोहर में, ये फैक्टर आपको बहुत मामूली सा इफेक्टिव दिखाई देगा। भादरा में ज़बरदस्त ये फैक्टर है दोस्तों। और एन वक्त पर टिकट कटना किसी नेता की, और उसकी लाइन में है, उसकी दावेदारी में है, वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और एन वक्त पर उसका टिकट कट जाता है तो वो बेचारा बन जाता है। और एग्जाम्पल अगर दें तो 2003 में सुरेश चौधरी की कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिली थी जैसी उम्मीद उनको थी। 1993 में उनको टिकट मिली थी कांग्रेस की, 98 में फिर संजीव बेनीवाल को मिल गई और वो विधायक भी बने थे। लेकिन 2003 में दोस्तों कई फैक्टर्स काम किए। तो नए चेहरे का डॉक्टर सुरेश चौधरी, क्योंकि चुनाव अभी तक जीते नहीं थे, तो नया चेहरा थे, उसका फ़ायदा मिला। उससे पहले अगर जाएं 1993 की दोस्तों आप बात करें तो 1993 में ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट कटी थी और वो भी बेचारे बने थे और उनको अच्छे खासे वोट मिले और वो विधायक भी बने, बाद में कृषि राज्य मंत्री भी बने। तो 2008 की भी बात कर लेते हैं। एक बार भाजपा की टिकट मिलने की बात थी, जयदीप रूडी को नहीं मिली, कट गई, बाद में छोड़ दी बोलकर भी बोला, लेकिन रियल में वो टिकट कटी थी बाद में, क्योंकि वो टिकट समझौते में दे दी गई थी इनेलो के साथ। और जो समझौता हुआ था, और भीम सिंह बेनीवाल जिन्होंने इनेलो की टिकट से यहाँ चुनाव लड़ा था, और उनके समर्थन में यहाँ भाजपा साइलेंट थी। तो उसके बाद में जयदीप रूडी के साथ क्या सिंपैथी हुई, 76,000 वोट मिले थे, क्योंकि वो बेचारे बन चुके थे। तो बेचारे, और दूसरा पहलू इसका बागी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि टिकट के खिलाफ कोई जाता है तो वो बागी भी उसको कहते हैं। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हम मान सकते हैं। सबसे ताकतवर चीज़ होती है दोस्तों ये। अब बात करते हैं बागी की। 2003 में पीपी सिंह बागी हुए थे, आपको याद होगा, अपने परिवार के खिलाफ। और
उनकी भाभी जी को अर्थात बिमला डूडी को कांग्रेस बीजेपी की टिकट मिली थी, आपको याद होगा, क्योंकि लालचंद डूडी की दोस्तों उनका निधन हो चुका था और ये फैक्टर भी काम कर रहा था उस समय, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन नया चेहरा सुरेश चौधरी का था, वो फैक्टर भी काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही लालचंद डूडी का जो फैक्टर है उसमें उन्हीं के परिवार से एक बागी खड़ा हुआ पीपी सिंह के रूप में 14,000 वोट लिए, तो 34,000 पर सिमट गई बिमला डूडी और 37,000 वोट लेकर करीब 4,500 वोटों से चुनाव जीते सुरेश चौधरी। फैक्टर यहाँ हावी रहा नए चेहरे का। तो नया चेहरा कितना दमदार फैक्टर है दोस्तों, हम ये बात कर रहे हैं। 1998 की बात करें तो कृष्ण बलदेव शर्मा ने भी लालचंद डूडी को एक प्रकार से हरा दिया था, हराने पर मजबूर कर दिया था। 2008 में जयदीप डूडी की भी अगर माने तो उनकी टिकट कट चुकी थी, वो बागी खड़े हुए थे और बागी वो जीत चुके थे। तो बागी का फैक्टर भी कितना बड़ा है। पार्टियां डैमेज कंट्रोल करने के लिए, बागियों को बिठाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, हर शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर बात करें 1998 की, तो दोस्तों 1998 में कांग्रेस की टिकट संजीव बेनीवाल को मिली थी और वो जीते भी थे। तो कुल मिला के हम अब बात करेंगे दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, किसी के विरुद्ध भी, और सत्ता पक्ष के विरुद्ध ये अमूमन होता ही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंटी इनकम्बेंसी। तो उसके चलते भी अब 1998 की बात ले लेते हैं, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, संजीव बेनीवाल चुनाव जीते थे, उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी बनी थी ज़बरदस्त। हमारे क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी 1998 में बनी थी, ओंकार लाल जाट द्वारा जो अलाटमेंट किए गए थे उसके विरोध में, और संजीव बेनीवाल को सत्ता गंवानी पड़ी थी, आगे वो नहीं जीत पाए थे और 10 साल तक उनको दोस्तों दंश झेलना पड़ा था। उस पहली बार जीते थे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से शासन नहीं कर पाए थे, कुछ रोक नहीं पाए थे, अनुभव लिया और 10 साल तक बढ़िया राजनीति की। उसके बाद में फिर जनता ने 2013 में उनको जिताया था, आपको याद है। तो वो थी एंटी इनकम्बेंसी। और 2003 में डॉक्टर सुरेश चौधरी ने जब राज किया तो उनके विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो चुकी थी 2008 में, और उसके बाद में वो कहीं नहीं ठहरे 2008 के चुनाव में। और 2018 की बात करें, विकास की बात करते हैं, बलवान पूनिया विकास पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी है दोस्तों। नेताओं का व्यवहार, मतदाताओं का रुझान, व्यवहार, बहुत इसमें चीज़ें काम करती है। विस्तार से एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर भी हम विस्तार से आगे कभी बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव फैक्टर होता है। अब धनबल की बात करें, पालिका में जैसे बहुत ज़बरदस्त धनबल चलता है, लेकिन ये बड़े चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के, यहाँ नहीं चलता है। लेकिन बातें होती है कि यहाँ भी इस बार जो है कुछ चुनाव खरीदने की बातें हो रही है, वोटर खरीदने की बातें हो रही है, फ़ायदा देने की बातें हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों ये कितना कारगर होता है। अगर गुपचुप तरीके से इस प्रकार कोई काम किया जाए 2, 4, 5, 10 हज़ार वोटों का, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इन चुनाव में फ़ायदा नहीं होता। पालिका चुनाव में तो ये बम्पर 100% ही कारगर सिद्ध होता है, ये धनबल का जो फैक्टर है वो। अब बात करेंगे दोस्तों विकास का फैक्टर। विकास कार्य, हर जगह विकास कार्य होते हैं दोस्तों, लेकिन बादरा में विकास कार्य एक बड़ा फैक्टर नहीं बन पाते, कभी भी नहीं पाते। अगर ये बड़ा फैक्टर बन पाते तो भागीरथी की भूमिका निभाई स्वर्गीय लालचंद डूडी ने, ज्ञान सिंह चौधरी ने, वो तो हारने नहीं चाहिए थे। यहाँ गांव-गांव सड़कों का जाल बिछा दिया था और नहरें, खाले, नाले बनाकर दोस्तों एक प्रकार से हरा भरा कर दिया था पूरी भादरा को। लोग आज सक्षम है, संपन्न है, वो उन्हीं की बदौलत है। तो वो तो कभी हारने नहीं चाहिए थे लोग। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है और विकास कार्य भी कई बार मायने नहीं रखते। कहीं ना कहीं नेताओं के व्यवहार इसमें आड़े आ जाते हैं, एटीट्यूड इसमें आड़े आ जाते हैं, और 2018 में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं। तो विकास कार्य की बात करें तो दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी का हमने एग्जाम्पल आपको दिया। और अगर बात करें दोस्तों बुद्धिजीवी वर्ग में, कहीं ना कहीं
ये चर्चाएं ज़रूर रहती है और वो उनका फ़ायदा भी देते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वोटर होते हैं, वो विकास कार्यों पर जाते हैं और वोटिंग भी करते हैं। लेकिन अमूमन हमारे क्षेत्र की जनता ये नहीं समझती है। बैलेंस की राजनीति, ये एक अलग से फैक्टर इस बार दिखाई दिया है दोस्तों। बैलेंस राजनीति, ये फैक्टर इस बार ही दिखाई दिया है। और जैसे देश में, राज्यों में दोस्तों धर्म के नाम पर आजकल जो एक प्रकार की नई राजनीतिक चलन हुआ है, एक जंग छिड़ी है, उसमें कारगर शक्ति साबित होता है दोस्तों ऐसा फैक्टर। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल को यहाँ ज़्यादा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैलेंस राजनीति करने में वो माहिर है। और पहले के फैक्टरों की बात करें तो हमने आपको बताया अभी कौन सा फैक्टर किसको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा 14 बिरानी गाँवों का फैक्टर दोस्तों, 25 वर्षों से लगातार किसान ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, 14 बिरानी गाँव की समस्या जो है। और ये 14 गांव कहीं ना कहीं दुखी, व्यथित होकर ही वोटिंग करते हैं। 100 करोड़ का बजट जरूर आया, लेकिन उसका शिलान्यास नहीं होना, काम नहीं होना, कहीं ना कहीं ये भी एक लॉलीपॉप सा प्रतीत होता है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आगे विस्तार से बात करेंगे। स्वभाव, छवि, कोई एटीट्यूड, मिलनसारिता, ये भी एक फैक्टर के रूप में काम करती है। हमने बीच में जिक्र किया, ये भी एक अलग से फैक्टर होता है दोस्तों। और ऑल ओवर जिस नेता का ये मिलनसार, फ्रेंडली व्यवहार होता है, उसकी छवि अच्छी निकल कर आती है और दोस्तों उसके साथ लोगों का जुड़ाव होता चला जाता है। और अब बात करेंगे दोस्तों इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो नेता अच्छी छवि रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, उसको मिलेगा। निरंतरता और सक्रियता, ये भी एक फैक्टर है। जो नेता जैसे सुखदेव सिंह शेखावत का एग्जाम्पल लेते हैं, 2013 में चुनाव लड़े, निरंतरता, सक्रियता नहीं रही तो वो आउट हो गए। बलवान पूनिया भी 38,000 वोट लिए थे, बराबर की टक्कर थी, वो सक्रिय रहे, उनको फायदा मिला। संजीव बेनीवाल हर बार सक्रिय राजनीति करते हैं, सुबह नहा धोकर घर से निकलते हैं और राजनीति ही करते हैं दिन भर। और उनका दफ्तर हर 24 घंटे, 12 महीने, 5 साल लगातार खुला रहता है, इसका भी फायदा मिलता है। उनकी सक्रियता झलकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर कोई फ़ायदा उठाने वाला है तो वो सक्रिय जो नेता है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। सक्रियता का जो फैक्टर है उसका, सीवरेज योजना है वो भी एक फैक्टर है दोस्तों। 30,000 वोटों को प्रभावित करता है। ये बादरा कस्बे का बेशक फैक्टर है ये। इसके अलावा इसमें गंदा पानी की समस्या है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। टूटी नालियाँ, टूटी सड़कें और दोस्तों गंदगी, साफ सफाई व्यवस्था, ये सारे इसमें आते हैं। लगभग 30,000 के करीब वोटर प्रभावित होते हैं और ये वोटर जो है वो इन समस्याओं को, इन फैक्टर से प्रभावित होकर वोट करते हैं। और यही कारण है कि कस्बे में अधिकांशतः भाजपा माइंडेड वोट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि इन 3-4 सालों में कस्बे की हालात सीवरेज ने, गंदे पानी ने, टूटी नालियों ने, सड़कों ने, गड्ढों ने खराब करके रख दी है दोस्तों। तो ये फैक्टर भी प्रभावी है। सिंचाई पानी का फैक्टर भी प्रभावी है, किसानों को प्रभावित करता है, पूरे विधानसभा को प्रभावित करते हैं। बड़ी संख्या में किसान मतदाता इससे प्रभावित होते हैं। इसका बजरंग सारण को फ़ायदा मिल सकता है, जो कि लगातार किसानों की राजनीति वो कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सभी को मिलता है जिन किसी ने भी किसानों की समस्या को उठाया है। अब बात करें फसल बीमा क्लेम, ये भी फैक्टर बन चुका है दोस्तों। अब बादरा क्षेत्र में ये फैक्टर बन चुका है। अगर कोई फसल बीमा क्लेम से संबंधित किसानों की जो समस्या है वो उसको नहीं उठाएगा तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, जो प्रभावित हैं, वो इसमें कतराएंगे वोट देने में, और जो इनके साथ खड़ा है उसके समर्थन में ये वोटिंग करेंगे। ऐसा एकदम साफ साफ दिखाई देता है। कर्मचारीगण, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ताकतवर फैक्टर है दोस्तों। तो इसमें भी दर्जनों कर्मचारियों के संगठनों बने हैं, दर्जनों मांगों के लिए आंदोलित है दोस्तों पूरे राजस्थान में। अभी हमने आज भी एक कवरेज की कानून गो पटवारियों आदि की। तो सारे जो कर्मचारी है वो भी प्रभावित होते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब वो सरकार के विरुद्ध होते हैं तो ये फैक्टर पूरी सरकार की जड़ें हिला देता है, नींव हिला देता है दोस्तों। तो आगे हम प्रमुख 5 फैक्टरों के बारे में भी बात करेंगे। आज समय दोस्तों हमारे पास इतना ही था, बहुत ज़्यादा हमने समय इसमें ले लिया।
अब जल्दी से मैं आपको बताऊं तो 8 सितंबर को दोस्तों आज के दिन गोगा नवमी है और गोगा मेड़ी का मेला दोस्तों आज परवान पर है और ज़बरदस्त भीड़ आज उमड़ी है और जगह जगह गोगा जी महाराज की पूजा आज दोस्तों की जा रही है। और गोगा जी महाराज का ये बहुत बड़ा पर्व एक प्रकार से माना जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु, पंजाब के श्रद्धालु, हरियाणा के श्रद्धालु, राजस्थान के श्रद्धालु लाखों की संख्या में गोगा मेड़ी और ददरेवा धाम जो गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है वहाँ पर दोस्तों आते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 1966 से लगातार मनाया जा रहा है और 1933 को आज ही के दिन आशा भोसले का भी जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं 16,000 से अधिक गीत उन्होंने गाए हैं और 20 भाषाओं में ये गीत गाए हैं उन्होंने। और आज के दिन 1960 को फिरोज गांधी का दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाती है और वो राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति राजीव गांधी के पिता थे। और आज के दिन अगर मंडियों के भाव जल्दी से बताऊं तो भट्टू में दोस्तों नरमा 7250, बाजरा के भाव 2000, नया गंवार 5731 रुपये, पुराना गंवार 5800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि फतेहाबाद मंडी में कपास 8100 और नरमा भी 8100 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7268, नरमा पुराना बिका है दोस्तों 7285 रुपये, कपास बिकी है 8150, सरसों बिकी है 5200 रुपये प्रति क्विंटल, गुवार बिका है 5951 रुपये, जबकि गेहूँ बिकी है 2290 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7372, कपास बिकी है 8050, जबकि गुवार बिका है 6131 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों बिकी है 5260। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम नोहर मंडी की तो गुवार बिका है 6189, मूंग बिके 8900, अरंडी बिकी है 6548, चना बिका है 6170, सरसों बिकी है 5775 रुपये प्रति क्विंटल और नरमा बिका है 7200 रुपये प्रति क्विंटल। आज मौसम का मिजाज बताए तो 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर और आज 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली है और लगभग 66 से 70% बादल आसमान में छाए रहे। रात्रि को भी करीब कमोबेश इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। 9 सितंबर को भी कल 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर, 37 से 39 मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। रात्रि को भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 50 से 80% बादल छाए रहेंगे आसमान में। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।